अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो डेफिनेशन है इसकी कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कि जो एटॉमिक नंबर है ना किसी भी एलिमेंट का, वो असल में है क्या, कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है ना कि आप क्या करें कि आप असाइन करें कोई नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर मीन टू असाइन नंबर, कि कोई भी नंबर असाइन कर दे, किसी को भी कोई नंबर दे दें। ठीक है ना, किसी भी आपके पास कोई एटम आए और उसको कोई भी नंबर दे दें। ठीक है ना, तो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर जो है रखा। यानी एलिमेंट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर उसको दिया, कोई ना कोई उसको नंबर दिया। क्या करने के लिए, एक असाइन नंबर किया हमने। किसको असाइन नंबर किया, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक नंबर असाइन किया, जिसकी बेस पे हम उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम नंबर असाइन जो कर रहे हैं, ठीक है, या जो कर लेते हैं, तो उसकी बेस पे हम किसी भी एलिमेंट को आसानी से पहचान सकते हैं, इवन हमें उसका नेम भी ना पता हो। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ उसको मैं समझा देती हूँ। जैसे अब कार्बन है ना, तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 6 है ना। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। ठीक है, तो अब इस एटॉमिक नंबर का वैसे मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, आप ये ना घबराएं कि मैं आपको एग्जाम्पल समझाती जा रही हूँ और मेन जो डेफिनेशन है वो नहीं समझाई। कार्बन जो है ना उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मेरे पास 6 है। ठीक है, अब मैं ना ये कार्बन जो है ना वो छुपा देती हूँ। ठीक है, कार्बन मैं छुपा देती हूँ। ठीक है, कार्बन मैंने छुपा दिया और मैंने जस्ट कहा 6। तो 6 से आपको क्या पता चला कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कार्बन की बात कर रही हूँ। ठीक है, या मैं कहूँ कार्बन और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो उसका भी आपको पता चल जाएगा 6 है। ठीक है, तो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट उसका एटॉमिक नंबर भी होना जो है काफ़ी होता है। जैसे अब 6 है ना, तो 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, तो मतलब जस्ट मैं इसका 6 नाम लूँ और आपको पता चल जाएगा मैं कार्बन की बात कर रही हूँ। तो आप एटॉमिक नंबर से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, कि ये एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर ना फिक्स्ड होता है, एटॉमिक नंबर ना तब्दील नहीं होता। ठीक है, एक बार जो किसी का नाम आपने रख दिया ना, ये वाला जैसे 6 है ना, एक बार आपने कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 रख दिया तो बस अब ये कार्बन का ही रहेगा, अब ये किसी और के पास नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब कार्बन के पास ये नंबर जो है वो क्या हो चुका है, फिक्स्ड हो चुका है। ठीक है, तो अब ये कार्बन का ही है और अब ये किसी दूसरे एलिमेंट के पास नहीं जा सकता, और हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है चेंज नहीं हो सकता, बस एक बार जो रख दिया है वो रख दिया है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। मैंने कहा कि आप असाइन करते हो नंबर, कोई नंबर असाइन करते हो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कार्बन को मैंने नंबर दिया है 6 का, तो कार्बन जो है इसका ये 6 नंबर फिक्स्ड है जो कि चेंज नहीं होगा, और इसी 6 से ही कार्बन की क्या होने वाली है, पहचान होने वाली है। अब मैं आपको कई मर्तबा समझा चुकी हूँ कि एक एटम है, ठीक है, उस एटम के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद है। मैंने न्यूक्लियस इसलिए बड़ा बनाया है क्योंकि अक्सर मैं न्यूक्लियस छोटा बना लेती हूँ और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में नहीं लिख पाती। तो उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ये पी जो है ये हमारे पास प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है, और जो एन है वो हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है, न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहा है। सही है,
अब हम क्या कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, सही है। एटम्स के जो शेल है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, हम सिंपल में क्या कहते हैं, हम सिंपल में कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, सिंपल में हम क्या कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ protons present in the न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर है, वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर है उस एटम का। सही है। अब हमने प्रोटॉन्स को लिया एटॉमिक नंबर को जो है बताने के लिए कि जितने प्रोटॉन्स होंगे, मतलब जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम के अंदर, चाहे वो एक है, चाहे वो दो है, चाहे वो तीन है, अप टू जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरे पास कोई भी एलिमेंट हो और उस एलिमेंट में जो एटम मौजूद है, उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है, वो प्रोटॉन्स जितने भी होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाएगा उस एटम का। ठीक है ना। तो हमने एटॉमिक नंबर को किससे जो है लिंक कर दिया है, हमने जो है एटॉमिक नंबर को लिंक कर दिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने हमारे पास क्या है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना उतना हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने किससे डिनोट कर दिया है कि वो हमारे पास एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है। ठीक है ना। अब मेरे पास अब हाइड्रोजन है, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी मेरे पास क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी मेरे पास क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन जो है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, कार्बन के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो है 6। तो कार्बन की नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ऑक्सीजन के है 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, तो इसका भी एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना होगा, 8 ही होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो मेरे पास सोडियम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो मेरे पास कितने हैं, सोडियम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो मेरे पास हैं, सोडियम का सैंपल Na और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 हैं, तो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17 ही होगा। तो इससे एक चीज़ तो जाहिर हो गई कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 11, ठीक है, मैंने इधर रख दिया सारा पेन, ठीक है, मैंने बोला 11, 11 आपको पता चल जाएगा किसकी बात कर रही है मैम, सोडियम की बात कर रही है। मैं कहूँ 17, 17 में किसकी बात कर रही हूँ, क्लोरीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना है, 17 है। तो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके एटॉमिक नंबर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो पॉइंट ये है कि हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही क्यों लिया, हमने किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ही इंतखाब क्यों किया। ठीक है, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इंतखाब क्यों किया, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों नहीं की। अब हम तो कहते हैं ना, अब मैं आपको एक मजे का कंसेप्ट बताती हूँ ना, हम लोग कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में इक्वल हैं तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं लिया किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन तो पैदा होता है ना। अच्छा, तो इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास है कार्बन, ठीक है, अब आपको पता है ना कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, हम कहते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास भी 6 है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें कितने हैं, 6 है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं हमारे पास, इसमें 6 है।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6, लेकिन हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पे कह रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे हमने कोई भी बात नहीं की। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट समझाती चलूँ कि हर एटम जो है, हमने कहा कि अगर वो अनस्टेबल है, ठीक है, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अब तकरीबन हर एटम चाहता है कि उसका जो वैलेंस शेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। हर एटम चाहता है उसके उस बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है, मैं डेप्थ में नहीं जा रही। और अभी आप जो है फर्स्ट चैप्टर पे हैं, और आपको जो है पहले दूसरा चैप्टर कवर करना है, तीसरा कवर करना है, फिर आना है फोर्थ चैप्टर पे, क्योंकि आपके लिए पहले फोर्थ चैप्टर को समझने के लिए पहले 3 चैप्टर्स का समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर की बात करने लग जाऊंगी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने लगेगा, क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी नहीं पढ़ी। तो बस मैं आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि हर एटम चाहता है कि उसकी कन्फिग्रेशन, यानी उसकी जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल जो है, वो किसको बोलते हैं, लास्ट शेल को बोलते हैं, कि उसका जो आखिरी शेल है उसमें तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, ठीक है ना। तकरीबन हर जो है एटम यही चाहता है, हर एलिमेंट यही चाहता है कि उसके जो एटम है, उसका जो आखिरी शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब कार्बन है, तो कार्बन जो है उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी दूसरे शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दूसरे शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन के दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कुल मिला के इसके 6 बन गए और इसके कुल मिला के टोटल 8 बन गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या है, अब ये जो कार्बन है ना, कार्बन को मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। कार्बन को मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास आ जाएंगे, तो तब इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। इसी तरह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी तकरीबन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जो है वो अपना लास्ट शेल में तकरीबन कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सके, 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सके और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर सके। अब ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन कहेगा कि मेरे पास 2 है और 6 है और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर और मिल जाते हैं तो 6 + 2 मेरे आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि इसके वैलेंस शेल में तकरीबन कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल पड़े हैं, इसके वैलेंस शेल में फिलहाल 6 पड़े हैं। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके और कितने कन्फिग्रेशन बना सके, 8 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन बना सके। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ताकि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट रूल को हम लोग इंशाल्लाह 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना ऑक्सीजन, ये 2 और इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ हो जाएगी 2, और आखिरी शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझा रही हूँ, इसका थोड़ा सा लेंथी मेथड है। 1s2 2s2 ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए। इंशाल्लाह 2nd चैप्टर में हम रीड करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको रीड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट चैप्टर है और अभी आप इतनी डेप्थ में नहीं जा सकते। अभी आपको बहुत से टॉपिक कवर करने हैं, पहले वो कवर करेंगे फिर हम 2nd चैप्टर पर आएंगे। तो आखिरी शेल में इसको, लास्ट शेल में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अब 2 और इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा और अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पहले 6 थे लास्ट शेल में, अब लास्ट शेल में 2 और आ गए, यानी 8 आ गए। तो हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की बेस पर एटॉमिक नंबर असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास एटॉमिक नंबर भी चेंज हो सकता है। जैसे पहले अब मैंने बोला कि इसका 2 6 था, यानी पहले शेल में 2 और आखिरी शेल में 6 थे। अब इसका क्या हो गया, अब इसका 2 8 हो गया, यानी पहले शेल में 2 और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। पहले कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, अब कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। अब ये हो तो स्टेबल गया है, लेकिन अब ऐसी स्टेबिलिटी तो इसने अचीव कर ली है, लेकिन अब हम एटॉमिक नंबर जो हम कहें कि अब पहले एटॉमिक नंबर जो है वो 8 था, अब एटॉमिक नंबर जो है वो 10 हो गया है। तो एटॉमिक नंबर तो हम कहते हैं फिक्स्ड होना चाहिए, एटॉमिक नंबर को तो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो हम एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
ठीक है। पहले आप कहीं 8 एटॉमिक नंबर वाला फला एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट जो है वो जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है। फिर उसे एटम ने जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसका एटॉमिक नंबर अब 10 हो गया, और अब कहीं नहीं, अब इसका एटॉमिक नंबर जो है ना 10 है। अब 10 नंबर वाला जो है वो एक्स है। पहले आप कह रहे थे 8 नंबर वाला एक्स है, अब आप कह रहे 10 नंबर वाला एक्स है। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? यानी इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डोनेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है, कहीं से निकाल रहे, कोई एटम निकाल रहा है, कोई एटम दे रहा है। ठीक है, लॉस और गेन वाला सिस्टम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में है ना। अब ये देखिए, ये मेरे पास एटम है, इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में है, प्रोटॉन तो अंदर पड़े हैं। प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो रहे, प्रोटॉन तो हमारे पास फिक्स्ड है। ठीक है, प्रोटॉन तो फिक्स्ड पड़े हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो लॉस भी हो सकते हैं, वो तो गेन भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कोई भी केस हो सकता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो सकते हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स की चेंजेस की वजह से हम इसको एटॉमिक नंबर के तौर पे नहीं ले सकते। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका तबादला होता रहता है, चेंजेस आती रहती हैं इलेक्ट्रॉन्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर के तौर पे नहीं ले सकते, क्योंकि कभी 8 इलेक्ट्रॉन थे, कभी 10 हो गए, कभी जो है ना किसी और एटम के 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर उसने एक किसी को दे दिया, उसके 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब सोडियम है, सोडियम जो है उसके पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम ने लॉस किया तो इसके कितने बन गए? इसके बन गए 10 इलेक्ट्रॉन, इसके 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो अब पहले बताइए, पहले आप कहते हैं कि पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 11 से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब पहले आप कहेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, फिर आप कहेंगे नहीं सोडियम का अब एटॉमिक नंबर 10 हो चुका है, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं। हाँ, पहले 11 थे, फिर इसने दिया तो 10 हो गए हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब खर्च आ रही है, किस्म की डिस्टर्बेंस मच रही है, इरेगुलरिटी आ रही है, कोई कॉन्स्टेंसी नहीं है, कोई फिक्स्ड जो है ना बैलेंस नहीं है, कोई फिक्स्ड सिंगल पॉइंट नहीं है, या कोई फिक्स्ड जो है ना हम कह सकते हैं वैल्यू नहीं दे रहे हैं हम किसी भी किसी भी एटम को। कभी आप 8 कह रहे हैं एक्स को, कभी आप 10 कह रहे हैं एक्स को। वो लॉस करेगा तो वो गेन करेगा तो 10 हो गया, यहाँ इसने लॉस कर दिया तो यहाँ एक इसने दिया, इसका 10 हुआ, तो सोडियम को आप 10 कह रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर के तौर पे असाइन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स को आप एटॉमिक नंबर के तौर पे असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें चेंजेस आती रहती हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ उनकी शेयरिंग होती है दूसरे एटम्स के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, जबकि प्रोटॉन्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे। प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो कांस्टेंट है। तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं, प्रोटॉन्स उतने के उतने हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको आयंस वाले टॉपिक में समझाया था कि जैसे प्रोटॉन्स थे, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो 11 से 10 हो गए थे इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन 11 ही थे। इधर भी यही था, क्लोरीन का 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। इसने क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, 18 इलेक्ट्रॉन बन गए, लेकिन प्रोटॉन 17 ही हैं। जैसे यहाँ इसके प्रोटॉन चेंज नहीं हुए, यहाँ भी इसके प्रोटॉन चेंज नहीं हुए। तो प्रोटॉन चेंज नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेरी करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम लोग एटॉमिक नंबर के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तब्दीली जाहिर करते हैं, जबकि प्रोटॉन कांस्टेंट रहते हैं। सही, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले सकते। क्लियर? तो बस एक चीज़ वाज़िया हो चुकी है कि जब हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर हम इलेक्ट्रॉन को असाइन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ही चेंज हो, तो मतलब एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है। और जब एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो हम एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमने एक चीज़ वाज़िया हो चुकी है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वेरी कर रही है तो मतलब हमारा एटॉमिक नंबर वेरी करेगा। तो जब हमारे पास एटॉमिक नंबर ही वेरी कर रहा है, यानी एटॉमिक नंबर ही कांस्टेंट नहीं है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी भी एलिमेंट को? ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन की कर दिया है तो हम एटॉमिक नंबर भी चेंज कर दें। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो चेंज होता रहता है, ठीक है, उसको हम जो है असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू, यानी एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब ये सारा केस मैंने किसका बताया है, इन न्यूट्रल एटम, ऐसा एटम जो न्यूट्रल हो उसके लिए आप ये बात कर सकते हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्ज भी ना हो उसके लिए आप ये बात कर सकते हो कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, जितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, जितने आपके पास प्रोटॉन्स हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, और वो किसके इक्वल हैं, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में और जितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, वो दोनों जब इक्वल हैं न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम में तो ऐसे होता है ना, जैसे सोडियम है, सोडियम में 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 11 इलेक्ट्रॉन है शेल्स में, ठीक है, लेकिन सोडियम प्लस में तो ऐसा नहीं होता, सोडियम प्लस तो न्यूट्रल नहीं है, सोडियम प्लस न्यूट्रल नहीं है, सोडियम प्लस क्या है, सोडियम प्लस तो आयन है, सोडियम प्लस तो आयन बन चुका है, और आयन में क्या होता है, आयन में तो हमारे पास प्रोटॉन 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं, तब ये ऊपर वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये जस्ट न्यूट्रल एटम के लिए है, ये पॉइंट जो है आप मेमोराइज कर लें कि जस्ट न्यूट्रल एटम के लिए आप क्या करोगे कि जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, वही एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, जैसे सोडियम के 11 प्रोटॉन है और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में यानी शेल्स में 11 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इक्वल है, तो ये एटॉमिक नंबर है 11, न्यूट्रल एटम है सोडियम। लेकिन जैसे ही सोडियम ने आयन बनाया तो ये न्यूट्रल नहीं रहा और आयन बनाते ही 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऊपर वाला फार्मूला अब आयन के लिए नहीं रहा, ठीक है। ये ऊपर वाला फार्मूला जस्ट किसके लिए है, ऊपर वाला फार्मूला जस्ट न्यूट्रल एटम्स के लिए है, न्यूट्रल एटम्स, ठीक है। अब इसकी कुछ जो है हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ खसूसियात देख लेते हैं एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर की कुछ खसूसियात क्या हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा होल नंबर में होते हैं, ठीक है, यानी पहला पॉइंट है वो मैं लिख लेती हूँ कि एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा होल नंबर में होते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑलवेज अ होल नंबर, एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर्स में होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं हमेशा होल नंबर में, एटॉमिक नंबर ऑलवेज अ होल नंबर, एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर में होते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न हम लोग देख लेते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना वो होल नंबर में होते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना वो होल नंबर में होते हैं, ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि वो भी हमेशा किस में होते हैं, होल नंबर में ही होते हैं, ठीक है, वो भी हमेशा होल नंबर में ही होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि सेम एलिमेंट जो हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट्स जो हैं उनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, यानी कि अगर मेरे पास देखिए सेम एलिमेंट्स जो हैं उनमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यानी उनका फिर एटॉमिक नंबर भी एक ही होगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मेरे पास एक एटम है, ठीक है, एलिमेंट है, सॉरी, मेरे पास एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट मेरे पास किसका है, कार्बन का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, कार्बन का एलिमेंट है। अब कार्बन का एलिमेंट है तो इसके अंदर मेरे पास जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, मेरे पास इसमें जितने भी एटम्स होंगे, अब मेरे पास इसमें जितने भी एटम्स पड़े हैं, सही है, इसमें मौजूद हर एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो 6 ही होंगे, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, सबके जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होंगे, 6 ही होंगे, क्योंकि सारे क्या है, सेम एलिमेंट में ही एक ही कार्बन है और उस सेम एलिमेंट में ही जितने एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, हमारे पास 6 ही होंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ मैं ऑक्सीजन एलिमेंट ले लेती हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट मैंने ले लिया, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, ठीक है, इसके भी मैंने एटम्स बनाए, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के भी मैंने एटम बनाए, तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो एक एटम के मैंने देखे तो मेरे पास कितने आए, 8 आए,
इसी तरह दूसरा एटम देखा, दूसरा एटम, उसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, इसके भी 8, इसके भी 8। ये दोनों आप ये सब आपस में 8 8 हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, यानी सबका एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 आ गया और कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये दोनों आपस में दोनों एक दूसरे से तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स मौजूद है वो आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। सबका एटॉमिक नंबर 8 है, सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, यानी एटॉमिक नंबर 8 हुआ। ये भी आपस में सारे एटम्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन दो एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो यही है कि अब इसका एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। इसका कभी भी 8 नहीं हो सकता, कार्बन का एटॉमिक नंबर कभी भी 8 नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा एटॉमिक नंबर 8? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 8 है इसके अंदर, जो कि तब्दील नहीं होते, ठीक है। हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस पे एटॉमिक नंबर असाइन किया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे एटॉमिक नंबर असाइन नहीं किया। इसके पीछे भी रीज़न मैंने आपको बता दी है। अब 3 पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट हमारे पास ये है कि दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे मैंने भी बताया आपको कि जैसे कार्बन है मेरे पास, ठीक है, कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ऑक्सीजन का कभी भी एटॉमिक नंबर 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि हर एलिमेंट जो है, यानी एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, थर्ड पॉइंट में ये भी है कि जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हर एटम की एक कैरेक्टरिस्टिक बुनियादी खसूसियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर जो है हर एलिमेंट की हर एलिमेंट की क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हर एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सही है, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है। इस पॉइंट को मैं कई मरतबा एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। तो अच्छा बच्चे, तो मैं आपको एक और पॉइंट बताती चलूँ जो कि मैंने आपको नहीं बताया। मैं यहाँ लिख लेती हूँ ऊपर, ठीक है, ऊपर लिख लेती हूँ कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, ठीक है। सिंबल क्या है, सिंबल है Z। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये भी हम कह सकते हैं कि एक एटम के जो एलिमेंट के जो एटम है वो डिफर करते हैं दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। दो एलिमेंट्स के कभी भी एक जैसे प्रोटॉन्स नहीं हो सकते, ठीक है। और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। और हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है एटॉमिक नंबर के तौर पर नहीं ले सकते क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये था एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।